हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश साक एक बार फिर हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। और मैं आज के आपके लिए एसएससी 10+2 के लिए जीएस का 5वां प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखे हैं तो पोटेंशियल तैयारी यूट्यूब चैनल पर आकर वो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सोडा वाटर का आविष्कार किसने किया था? स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने सबसे पहले सोडा वाटर का आविष्कार किया था, जबकि इसमें दिए हुए नाम तेवादार पुरस्कार ने टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किया था। सही उत्तर है जोसेफ प्रिस्टले। अगला प्रश्न है, निम्न पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? स्टूडेंट्स, इन सब के बारे में आपको बताता हूँ। सही उत्तर तो इसका है लेगुमिनस पौधे। इनकी जड़ों में गांठें होती हैं। लेगुमिनस पौधे वो होते हैं जिन पर लेग्यूम अर्थात फलियाँ लगती हैं। लेग्यूम से तात्पर्य फलियाँ लगती हैं। इनमें मुख्यतः दलहनी पौधे जैसे अरहर, मटर, चना आदि के पौधे इसमें शामिल होते हैं। इनकी जड़ों में गांठें होती हैं। ये लेग्यूमिनस पौधे कहलाते हैं। जबकि परजीवी पौधे वो होते हैं जो पौधों के ऊपर आश्रित होते हैं, अन्य पौधों पर आश्रित होते हैं और उन्हीं से भोजन भी ग्रहण करते हैं। वो परजीवी पौधे कहलाते हैं। इससे अमरबेल इसका एक एग्जाम्पल होता है। अमरबेल परजीवी पौधा है। जबकि एपीफाइटिक पौधे इसको अधिपादप भी कहते हैं। अधिपादप होते हैं ये अधिपादप वो होते हैं, एपीफाइटिक वो पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए तो किसी पौधे पर उगते हैं। आश्रय तो ये अन्य पौधे पर लेते हैं, लेकिन भोजन में ये सेल्फ डिपेंड होते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जिस प्रकार से किसी आम के पेड़ पर या बरगद के पेड़ पर किसी और को पौधा उग जाता है, उसी प्रकार से वो आश्रय प्राप्त करते हैं किंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो अधिपादप या एपीफाइटिक कहलाते हैं। इनमें एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी पौधे हो सकते हैं। जलीय पौधे वो होते हैं जो जल की अधिक मात्रा वाले स्थानों पर उगते हैं, जिन्हें जलीय पौधे या हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। इनको हाइड्रोफाइट्स। इसके अंतर्गत सिंघाड़ा या जलकुंभी, कुमुदनी आदि पौधे इसमें आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में आया है। सीपीयू इसका सही उत्तर है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। माइंड ऑफ कंप्यूटर का दिमाग, कई तरह से ये प्रश्न पूछा गया है। सही उत्तर है सीपीयू। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। मदरबोर्ड एक मेन बोर्ड होता है जो सीपीयू के अंदर होता है। इसमें सारे स्विच कनेक्ट रहते हैं, जबकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देखते हैं, बॉक्साइट किसका अयस्क है? स्टूडेंट्स, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है। और जब भारत की बात करें तो भारत में ओडिशा में बॉक्साइट के सबसे बड़े भंडार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गोबी मरुस्थल किस देश में विस्तृत है? स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है मंगोलिया। हालांकि ये गोबी मरुस्थल चीन में भी विस्तृत है। चीन और मंगोलिया दोनों देशों में विस्तृत है। यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह एक ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, ये रेगिस्तानी न होकर ये चट्टानी है। चट्टानी मरुस्थल है और ये ठंडा है, इसलिए इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान पहुंच जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? स्टूडेंट्स, विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है ओम्स, जबकि डाइन बल की इकाई है, पास्कल दबाव की इकाई है
और जूल ऊर्जा या कार्य की यूनिट होती है। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? स्टूडेंट्स, टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। इनका पूर्ण नाम है, फुल नेम है इनका जॉन लॉगी, जॉन लॉगी बेयर्ड। ये ग्लासगो सिटी है स्कॉटलैंड में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, किंतु ये बाद में इंग्लैंड चले आए थे और वहीं पर इन्होंने 1924-26 के दौरान टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? स्टूडेंट, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, नंबर 2 पे अफ्रीका है, नंबर 3 पे उत्तरी अमेरिका है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। पूछा है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सही उत्तर है अफ्रीका। अफ्रीका सेकंड नंबर का महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर। इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, अंध महाद्वीप भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसका आर्थिक सामाजिक विकास सबसे बाद में हुआ है, इसलिए इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। हालांकि अफ्रीका महाद्वीप को मानव की जन्मस्थली भी कहा जाता है, मानव की जन्मस्थली। पूछता है अगर कोई कौन सा महाद्वीप है तो उसका उत्तर होता है अफ्रीका। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश सेना ने किसे पराजित किया था? स्टूडेंट्स, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित किया था और इसी युद्ध के बाद भारत में लगभग फ्रांसीसी सेना का अस्तित्व समाप्त सा हो गया था। इसका सही उत्तर है फ्रांसीसी। नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? स्टूडेंट्स, वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें चिकित्सा भी शामिल है, अर्थशास्त्र में भी दिया जाता है, साहित्य में भी दिया जाता है, कला में नहीं दिया जाता है। सही उत्तर है कला। तो 6 क्षेत्र जो है वो 1, 2, 3 तो ये हो जाते हैं। इसके बाद रह जाता है भौतिकी, भौतिकी में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है और एक बचता है शांति। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई थी, तब ये 5 क्षेत्रों में दिया जा रहा था। अर्थशास्त्र वाला क्षेत्र है वो पहली बार पुरस्कार 1969 में पहली बार दिया गया, इससे पहले केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद निर्वाचित किए जाते हैं? स्टूडेंट, सही उत्तर है 1 तिहाई। 1 तिहाई सदस्य राज्यसभा के प्रति 2 वर्ष बाद, 1 तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद निर्वाचित किए जाते हैं और इतने ही सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के संरचना की प्रक्रिया दी गई है, जिसमें राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित किया गया है। यह राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? इसका सही उत्तर है 25 वर्ष। व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। लोकसभा सदस्य होना आवश्यक है, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित है। हालांकि प्रधानमंत्री को राज्यसभा का सदस्य भी बनाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा की आयु को ही प्रधानमंत्री नियुक्त होने की न्यूनतम आयु मानी गई है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस महाकाव्य अवधी भाषा में तुलसीदास द्वारा लिखा गया, तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है जो अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है? स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधि का प्रयोग करके हम बिलियन में से
विलेय को विभक्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम विलयन में से विलेय को विभक्त कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि नमक और पानी का जो विलयन होता है, उस विलयन को अगर हम वाष्पीकृत कर दें, गर्म करते रहे, तो वाष्पीकरण में उसका जल अलग हो जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है और नमक उसमें रह जाता है। तो ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया से इसको विभक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है मनीला, फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था 1960 में। यह धान की उपज को बढ़ाने के लिए, इसका बीजों गुणवत्ता आदि को सही रखने के लिए इस केंद्र का स्थापना की गई थी। इस केंद्र की स्थापना के बाद भारत में आई हरित क्रांति 1966-67 में भी इसका बहुत लाभ मिला। अब वर्तमान में दक्षिण एशिया में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का एक और केंद्र खोला गया है, जो हमारे भारत के बनारस में खोला जाना प्रस्तावित है। बनारस में दक्षिण एशिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, शाह बुलंद इकबाल की किसकी उपाधि थी? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर दारा शिकोह। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था, जो मुगल युवराज भी घोषित किया गया था, किंतु औरंगजेब के साथ इसके हुए उत्तराधिकार के युद्ध में, उत्तराधिकार के जो 3 युद्ध लड़े गए थे, उसमें से अंतिम युद्ध देवराई का युद्ध था। देवराई का युद्ध 1659 में इसे गिरफ्तार करके इसकी हत्या कर दी गई थी और इस पर आरोप लगाया गया था कि इसने इस्लाम की अवहेलना की है। दारा शिकोह मुमताज़ और शाहजहां का बेटा था। मुमताज़ एवं शाहजहां का पुत्र था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है आयरलैंड। भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया, जिसकी संकल्पना अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई। ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत वर्णित हैं। तो स्टूडेंट, सही उत्तर है आयरलैंड। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा किस महाद्वीप में है? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के माली, मोरक्को, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र आदि देशों में विस्तृत ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। उष्ण मरुस्थल भी इसको कहते हैं, जो भारत के क्षेत्रफल से लगभग दुगुना क्षेत्रफल का मरुस्थल है। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया भी इसी में है, जो लीबिया देश के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित होने वाला आधुनिक प्रकार का प्रथम बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसे अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने 1770 में कोलकाता में स्थापित किया था। अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने 1770 में कोलकाता में स्थापित किया था। हालांकि यह बैंक जल्दी ही असफल हो गया था। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किस वर्ष आई थी? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है 1966-67। 1966-67 में भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा था। हालांकि चावल का में भी इसका प्रभाव हुआ था, सकारात्मक प्रभाव हुआ था, लेकिन सबसे अधिक फायदा गेहूं की फसल को हुआ था। और राज्यों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा
और उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का बहुत ही अधिक सकारात्मक प्रभाव हुआ था। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? स्टूडेंट्स, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए होता है, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन के लिए होता है, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन के लिए होता है, पिशीकल्चर बागवानी के लिए नहीं होता है, ये मत्स्य उत्पादन, मत्स्य पालन के लिए होता है। सही उत्तर है विकल्प डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे उल्टा ग्रह कहा जाता है? स्टूडेंट्स, सौर मंडल के 8 ग्रह होते हैं, जिनमें से कुछ ग्रह की जो घूर्णन दिशा होती है वो पूर्व से पश्चिम होती है और कुछ की पश्चिम से पूर्व होती है। तो पश्चिम से पूर्व दिशा वाले वो सही सीधे ग्रह माने जाते हैं, जबकि पूर्व पश्चिम दिशा में घूर्णन करने वाले ग्रह उल्टा ग्रह, इसमें शुक्र है। शुक्र की घूर्णन दिशा पूर्व से पश्चिम दिशा है, जबकि पृथ्वी, शनि, मंगल, बृहस्पति आदि ग्रहों की जो दिशा है, घूर्णन दिशा है, वो पश्चिम से पूर्व है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, इसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है? स्टूडेंट्स, इसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है, जबकि महापरिनिर्वाण जी की जो घटना है वो बुद्ध की मृत्यु से जुड़ी हुई है। पंचशील बुद्ध की शिक्षाएं हैं और त्रिरत्न ये बुद्धम धम्मम संघम, जिनको बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। अंतिम प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। हाई कोर्ट्स के जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट का प्रावधान दिया गया है, जिसमें उच्च न्यायालय के गठन और उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के बारे में प्रावधान दिया गया है। स्टूडेंट्स, अगर जानकारी अच्छे से मिल रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।